Hello everyone. Today we are going to discuss Semester 5 Electronics and Communication Engineering. कभी सोचा है कि क्या हम अपने घर की बिजली को एक पानी के नल की तरह कंट्रोल कर सकते हैं? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे सिंगल फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स ठीक यही कमाल करते हैं और ये समझना आज की दुनिया में इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, वो एक तेज बहती नदी जैसी है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। पावर तो इसमें जबरदस्त है, पर हम इसकी ताकत को सीधे सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते। और दिक्कत ये है कि आज की टेक्नोलॉजी जैसे डीसी मोटर्स या बैटरी चार्जिंग, इन सबको चाहिए एक कंट्रोल्ड एडजस्टेबल डीसी पावर। तो सवाल यही उठता है कि इस बेकाबू एसी नदी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल्ड डीसी का पानी निकाला कैसे जाए। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बिजली का नल वाली एनोलॉजी। मान लीजिए एसी पावर वो नदी है और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर वो स्मार्ट नल है जिसे हम अपनी मर्जी से खोल या बंद कर सकते हैं ताकि हमें ठीक उतनी ही डीसी पावर मिले जितनी हमें चाहिए, ना एक बूंद कम ना एक बूंद ज्यादा। अब इस बिजली के नल को कंट्रोल करने के लिए हमें एक जादुई दरवाजे की जरूरत है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इस दरवाजे का नाम है थायरिस्टर। तो थायरिस्टर या एससीआर एक सेमीकंडक्टर स्विच है, लेकिन ये कोई आम स्विच नहीं है, एक नॉर्मल डायोड की तरह नहीं है जो फॉरवर्ड बायस होते ही करंट को जाने दे। नहीं, ये एक गेट कीपर की तरह है। ये दरवाजा तभी खुलता है यानी ऑन होता है जब इसके गेट टर्मिनल पर एक छोटा सा करंट का सिग्नल, एक ट्रिगर दिया जाता है। असल में यही वो कंट्रोल नॉब है जिससे हम अपने बिजली के नल को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये है कि इस गेट को कब खोलना है, इसका फैसला कौन करता है? ये तय होता है फायरिंग एंगल से, जिसे हम कहते हैं अल्फा। अब ये अल्फा है क्या? बहुत सिंपल है। ये वो छोटी सी देरी है, वो डिले है जो हम एसी साइकिल शुरू होने के बाद करते हैं और फिर थायरिस्टर को फायर करते हैं। सोचिए, अगर अल्फा छोटा है मतलब हम गेट जल्दी खोल रहे हैं तो जाहिर है ज्यादा पावर मिलेगी, और अगर अल्फा बड़ा है मतलब हम गेट देर से खोल रहे हैं तो पावर कम मिलेगी। तो बताइए वो कौन सा पैरामीटर है जो हमें ये डिसाइड करने देता है कि थायरिस्टर ठीक किस पल चालू हो? ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि हमारा कंट्रोल नॉब यानी थायरिस्टर क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इस बिजली के नल को बनाने के दो मुख्य डिजाइन कौन-कौन से हैं। हमारे पास दो मेन तरह के ब्रिज रेक्टिफायर हैं, सेमी कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सेमी कंट्रोल्ड में कुछ डायोड्स और कुछ थायरिस्टर्स का मिक्सचर होता है। ये पावर के फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंट्रोल करता है। वहीं दूसरी तरफ फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज में सारे के सारे कंपोनेंट्स थायरिस्टर्स ही होते हैं, जो इसे पावर को दोनों डायरेक्शंस में कंट्रोल करने की जबरदस्त क्षमता देता है। सेमी कंट्रोल्ड ब्रिज का आउटपुट वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ये उन एप्लीकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है जहां हमें सिर्फ पावर की क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, जैसे किसी डीसी मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करना हो या किसी हीटर के टेम्परेचर को मेंटेन करना हो। इसका डिज़ाइन भी सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लेकिन फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज तो असली गेम चेंजर है। ये ना सिर्फ पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव डीसी वोल्टेज भी दे सकता है। इसका मतलब है कि ये पावर को लोड से वापस सोर्स की तरफ भेज सकता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, जहां ब्रेक लगाने पर मोटर एक जनरेटर बन जाती है और बैटरी को वापस चार्ज करती है ना कमाल? तो कौन सा रेक्टिफायर टाइप नेगेटिव एवरेज डीसी वोल्टेज दे सकता है? हमने अपना नल तो बना लिया, अब देखते हैं कि जब इस नल से अलग अलग तरह के उपकरण मतलब कि लोड जोड़े जाते हैं तो इसका बिहेवियर कैसा रहता है। तो देखिए, मेनली 3 तरह के लोड होते हैं। पहला है रेजिस्टिव यानी आर लोड, जैसे कोई हीटर, ये एक सीधी साधी बाल्टी भरने जैसा है। दूसरा है इंडक्टिव यानी आरएल लोड, जैसे कोई मोटर, ये एक पानी के पहिए की तरह है जिसे घूमने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार घूमना शुरू कर दे तो पानी के बहाव को एकदम स्मूथ कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, जिससे करंट को बदलने में थोड़ी देर लगती है। और तीसरा है आरएलई लोड, जिसमें एक बैक ईएमएफ भी होता है, जैसे डीसी मोटर। ये ऐसा है जैसे पानी का पहिया घूमते हुए वापस पानी पर ही दबाव डाल रहा हो। तो अब बताइए, एक इंडक्टिव लोड प्योर रेजिस्टिव लोड की तुलना में करंट वेवफॉर्म को कैसे प्रभावित करता है?
अब तक हमने जो भी बात की वो एक आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन असल दुनिया में हमारे बिजली के नल और पाइपलाइन में कुछ दिक्कतें भी आती हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली चुनौती है सोर्स इम्पीडेंस। इसे ऐसे समझिए कि हमारी पानी की पाइपलाइन यानी पावर लाइंस अंदर से पूरी तरह चिकनी नहीं हैं, उनमें कुछ रुकावट है। इस वजह से जब हम नल पूरा खोलते हैं, मतलब ज़्यादा करंट खींचते हैं, तो पाइप के आखिर में पानी का प्रेशर यानी वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है। इसी को हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है हार्मोनिक्स। जब हम थायरिस्टर को तेजी से ऑन और ऑफ करते हैं तो हम एसी सप्लाई से एक स्मूथ साइन वेव वाला करंट नहीं खींचते, बल्कि टुकड़ों में करंट खींचते हैं। इस वजह से इनपुट करंट की वेवफॉर्म बिगड़ जाती है और इसमें कई अनचाही फ्रीक्वेंसीज पैदा हो जाती हैं। ये हार्मोनिक्स पाइप में पैदा हुई गड़बड़ी या टर्बुलेंस की तरह हैं, जो एनर्जी बर्बाद करते हैं और पूरे सिस्टम में शोर पैदा करते हैं। अब इस डिस्टॉर्शन को मापने के लिए हम एक पैरामीटर का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन या THD। ये हमें परसेंटेज में बताता है कि हमारा करंट वेव फॉर्म कितना बिगड़ा हुआ है। एक अच्छे पावर सिस्टम के लिए THD की वैल्यू जितनी कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इनपुट करंट में एक हाई THD क्या सिग्निफाई करता है? एक और बहुत ज़रूरी मेट्रिक है पावर फैक्टर। ये मापता है कि हम सप्लाई से ली गई पावर का कितना इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। परफेक्ट पावर फैक्टर होता है 1। हमारे कंट्रोल रेक्टिफायर इसे 2 तरह से खराब करते हैं। पहला, करंट की वेव शेप को बिगाड़कर, जिसे डिस्टॉर्शन फैक्टर कहते हैं, और दूसरा, वोल्टेज और करंट के बीच एक टाइम गैप पैदा करके, जिसे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कहते हैं। और आखिर में आउटपुट साइड पर हमें कभी भी प्योर DC नहीं मिलता। उसमें थोड़ा सा AC कंपोनेंट बचा रह जाता है, जिसे रिपल कहते हैं। रिपल फैक्टर हमें बताता है कि हमारा DC आउटपुट कितना स्मूथ है। जितना कम रिपल फैक्टर, उतनी बेहतर क्वालिटी की DC। ठीक है, हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए अब कुछ जरूरी चीजों को फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। किसी भी वेव फॉर्म को एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर्म फैक्टर का। फॉर्म फैक्टर किसी वेव फॉर्म के RMS मान और औसत मान का रेशियो होता है। ये हमें उस वेव की शेप के बारे में बताता है। अब इस फॉर्मूले को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। बस एक लाइन याद रखनी है। फॉर्म में रहने के लिए रामू यानी RMS हमेशा ऊपर रहता है। बस इससे हमेशा याद रहेगा कि फॉर्म फैक्टर के फॉर्मूले में RMS वैल्यू न्यूमरेटर में यानी ऊपर आती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने बिजली का नल एनालॉजी को समझा। हमने जाना कि थायरिस्टर और फायरिंग एंगल कैसे इस नल को कंट्रोल करते हैं। हमने सेमी कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स के बीच का फर्क देखा। हमने R, RL और RLE लोड का असर समझा। और आखिर में हमने THD और पावर फैक्टर जैसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को भी जाना। तो ये सब जानना आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आज की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के पीछे का असल इंजन है। आज हम जिन टेक्नोलॉजीज के बारे में हर रोज बात करते हैं, चाहे वो सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, फैक्ट्रियों में काम करते रोबोट्स हों, सोलर और विंड से आने वाली ग्रीन एनर्जी हो, या फिर हजारों किलोमीटर तक बिजली ले जाने वाली HVDC ट्रांसमिशन लाइंस, इन सभी के दिल में पावर को कंट्रोल करने का यही फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है। कंट्रोल रेक्टिफायर्स इन सभी मॉडर्न चमत्कारों के पीछे के अनसंग हीरो हैं। तो अगली बार जब कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज होते हुए दिखे या किसी रोबोटिक आर्म को काम करते हुए देखे, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे का जो कोर प्रिंसिपल है वो अब हमें पता है। सवाल अब ये है कि जैसे जैसे दुनिया तेजी से बिजली पर निर्भर हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स पर मिली इस कंट्रोल की शक्ति का इस्तेमाल आने वाले कल को एक बेहतर आकार देने के लिए कैसे किया